नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज जो समझने वाला है वो है हमारा बिजनेस लॉ। और बिजनेस लॉ के अंदर जो हमारे डिफरेंट टॉपिक्स थे, टॉपिक्स यानी कि जो पॉइंट्स यहां पर आप लोगों के एग्जाम के अंदर आ सकते हैं या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इसके हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस चीज़ को लेकर है, तो प्रीवियस लेक्चर तक हमने समझा था वहाँ पे कि इंडिमिनिटी और गारंटी क्या होता है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कि यहाँ पर बेलर यानी क्या होता है, बेली यानी क्या होता है। तो देखो आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि बेलर मतलब क्या है और बेलर होता कौन है और बेलर क्या चीज करता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देन आफ्टर मैं आपको पूरा टॉपिक समझाता हूँ। यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर दो एंटिटी रहेंगे, एक होंगे हम और दूसरा होगा हमारा फ्रेंड। इस पूरे टॉपिक को मैं आप लोगों को हम और हमारे फ्रेंड मतलब कि अपने और अपने फ्रेंड्स के बीच में ही इसको मैं समझाऊंगा आपको, तो इससे ज़्यादा आइडिया आएगा कि मतलब किस तरीके से ये पूरा बेलर और बेलमेंट टॉपिक होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि हम और हमारे फ्रेंड की, तो याद रखना हम कौन है, यहाँ पे हम है बेलर और हमारा फ्रेंड कौन होगा, यहाँ पे हमारा फ्रेंड होगा बेली। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा टॉपिक्स को है जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। हम मतलब बेलर है और हमारा फ्रेंड मतलब बेली है। तो अब यहाँ पर अगर मैं व्हाट इज बेलर मतलब बेलर की बात करता हूँ कि बेलर होते कौन है, तो यहाँ पर बिजनेस लॉ क्या कहता है कि भाई बेलर एक इंडिविजुअल इंसान है जैसे कि हम हो गए। अब ये मतलब हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी टेम्पररी पोजेशन ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी बट नॉट ओनरशिप ऑफ गुड्स और अदर प्रॉपर्टी अंडर दी बेल एग्रीमेंट। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि हम हमारी कुछ प्रॉपर्टी या तो गुड्स कुछ समय के लिए फॉर सम टाइम या तो टेम्पररी पर्पस के लिए हमारे फ्रेंड को हम कुछ यूज करने के लिए दे रहे हैं, और उसके बीच में वहां पर अगर कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, बेलमेंट एग्रीमेंट। बराबर, उसे क्या नाम दिया जाएगा, बेलमेंट एग्रीमेंट। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। नेक्स्ट में आपको अगर आगे बताऊं कि द बेलर एंट्रस्ट द पोजेशन ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी टू अनदर इंडिविजुअल नोन एज द बेली। सेम चीज यहां पर बताई गई है कि जब बेलर जो होता है वो क्या करता है, वो एंट्रस्ट कर देता है अपने पोजेशन को, पोजेशन मतलब कि ऑफ गुड्स या तो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, और अनदर इंडिविजुअल मतलब कि या हमारे केस में यहाँ पर कौन हो जाएगा, हमारा फ्रेंड। और हमारा फ्रेंड को क्या नाम दिया गया है, बिजनेस लॉ ने उसको क्या बुलाती है, बेली। बिजनेस लॉ उसको क्या बुलाएगी, बेली वो है। अब यहाँ पर इन द रियलम ऑफ बिजनेस लॉ, अब बिजनेस लॉ के अकॉर्डिंग इसे क्या कहा जाता है, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द बेलमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन। यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं ये लोग कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो होता है, यानी कि आप बोल सकते हो या तो फिर एग्रीमेंट, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा यहाँ पर। क्यों क्रूशियल रोल प्ले करेगा, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी है वो टेम्पररी ट्रांसफर हो रही है, टेम्पररी बेसिस पे ट्रांसफर हो रही है, और इस समय पे एज अ बेलर मतलब कि एज ए हम एंट्रस्ट करते हैं योर प्रॉपर्टी टू अनदर पार्टी, मतलब कि हमारी प्रॉपर्टी हम किसी अनदर पार्टी को देते हैं, दैट इज नोन एज द बेली। कम विद अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पोटेंशियल लायबिलिटी। अब ये जो चीज होती है उसके अंदर यहाँ पे इनिशियली हमारी कुछ मतलब कि हम यानी कि बेलर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वहाँ पे कुछ लायबिलिटी होती है कि जब कभी भी आप गुड्स या तो कोई भी पर्टिकुलर वहाँ पे प्रॉपर्टी आप अपने फ्रेंड को दे रहे हो, तो उस समय पे वहाँ पर आपको क्या क्या राइट्स और क्या क्या लायबिलिटीज होती है, तो उसी चीज को लेकर आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डाइव इनटू द की ड्यूटीज यू मस्ट फुलफिल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस यू माइट फेसेस। अब यहाँ पर अगर वो आपकी जो लीगल ड्यूटीज है अगर वो आप यहाँ पे फुलफिल नहीं करोगे तो आपको कौन सी लीगल ड्यूटीज फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि हमारी यहाँ पे प्राइमरी ड्यूटीज क्या क्या रहेगी, तो सबसे पहली हमारी ड्यूटी यहाँ पर यही है कि डिस्क्लोज ऑफ डिफेक्ट। You have a crucial duty to disclose any known defect or potential damage associated with the build property। अब यहाँ पर जब कभी भी आप अपने फ्रेंड को
कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी गुड्स दे रहे हो तो यू मस्ट हैव टू डिस्क्लोज। यहाँ पर आपको उस चीज़ को लेके हर एक चीज़ वो पर्टिकुलर पर्सन के सामने प्लस आपके एग्रीमेंट के अंदर या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको वहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अगर आपने वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करी तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, फेल टू डू सो कुड होल्ड यू लायबल फॉर एनी रिजल्ट डैमेज और इंजरीज। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने वो चीज़ में जो भी वहाँ पर फॉर एग्जांपल आप अच्छे से उसके डिस्क्लोज नहीं कर पाए, या तो आपने डिस्क्लोज जानबूझ करके नहीं करा कि भाई मुझे नहीं बताना है, जाने दे, छोटी सी चीज़ है, जो भी कुछ आपका रीज़न रहा होगा, बट अगर आपने वो चीज़ पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट, पर्टिकुलरली आपने बेलर या तो फिर पर्टिकुलरली बेली या तो फिर आप बोल सकते हो जो भी आपका फ्रेंड था, अगर आपने उसको नहीं बताया तो अगर उसके बेस पे वहाँ पर उसमें कोई भी इंजरी होती है उस चीज़ को यूज़ करते टाइम, तो ये हमारी मतलब कि बेलर की लायबिलिटी होगी कि उस चीज़ को वहाँ पे वो रीएम्बर्स करके दे। तो अब यहाँ पर जैसे कि रेंटिंग आउट अ कार विद अ फॉल्टी ब्रेक, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है कि मैंने अगर मेरे फ्रेंड को वहाँ पे कार दी है चलाने के लिए और मैंने उसको ये इन्फॉर्म नहीं करा कि भाई जो कार है उसकी ब्रेक कम है या तो फिर वहाँ पे ब्रेक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, विदाउट इन्फॉर्मिंग द लीसेस कुड बी लीड टू द लीगल रिप्यूकेशंस इफ एन एक्सीडेंट अकर्स। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि अगर वहाँ पर पर्टिकुलरली कार चलाते समय मेरे दोस्त का अगर बाय फॉल्ट, अगर वहाँ पे बाय लक एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी। मतलब कि हम कौन है यहाँ पे, हम है यहाँ पे बेलर। तो बेलर को सबसे पहली चीज़, सबसे पहली उसकी ड्यूटी क्या होती है कि हर एक चीज़ डिस्क्लोज करना जब कभी भी वहाँ पर वो एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या तो कोई भी गुड्स बेली को दे रहा है तब। सेकेंड चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे रीजनेबल केयर ऑफ द बेली। रीजनेबल केयर ऑफ द बेली मतलब क्या होगा, वाइल द बेली एश्योर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज केयर यू हैव अ ड्यूटी टू एंश्योर दैट दे विल नॉट इन अ जियोपार्डिस्ट बाय द बेल्ड आइटम। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कहता हूँ कि जब कभी भी आप वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलरली आपका गुड्स, यानी कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि लैंडिंग अ पावर टूल एंड प्रोवाइडिंग एन इनएडिक्वेट सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कुड कैरी अ लायबिलिटी इन द बेल्ड गेट इंजर्ड। अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमने हमारे फ्रेंड को कुछ इलेक्ट्रिक टूल या तो पावर टूल मैंने उसको दिया है और उसके अंदर जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मैंने वहाँ पे उसको बताए नहीं। वो चीज़ मुझे पता है, मैं उसको सेफ्टी के साथ यूज़ करता हूँ, बट मैंने मेरे फ्रेंड को वहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन बताए नहीं। इन फ्यूचर अगर वहाँ पे जाके उस चीज़ को यूज़ करते समय, मतलब उस पावर टूल को यूज़ करते टाइम अगर उसको कुछ भी होता है, जो चीज़ मैंने उसको वहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो मुझे देना चाहिए था वो मैंने अगर नहीं दिया है तो उस टाइम पर भी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्यों? बिकॉज कि मैंने वहाँ पे उसको रिस्पॉन्सिबल केयर नहीं बताया बेली को कि आपको इसे किस तरीके से वहाँ पे चलाना है या तो कैसे आप इस पे काम कर सकते हो। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या बोला गया कि वाइल अ बेली एज्यूम्स primary responsibility for a property care, you have a duty to ensure that there will be is not a jeopardized by the build item। मतलब कि जब कभी भी आप कोई भी प्रॉपर्टी आपके फ्रेंड को दे रहे हो तो वहाँ पर उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जा रही है वो जो प्रॉपर्टी है उसके लिए, और उस समय पे आपकी वहाँ पे ये ड्यूटी रहती है कि आप उसे सारी चीज़ बताओ। आपको वहाँ पे जियोपार्डिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे जियोपार्डिस्ट हो जाओगे तो एट दी एंड जाके अगर उसको कुछ भी होता है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपके ऊपर पूरा का पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस। अब देखो यहाँ पर कौन से पेमेंट की बात करी होगी, कौन से एक्सपेंसेस की बात करी होगी, तो इफ अ बेली इनकर्ड अ रीजनेबल एक्सपेंसेस बियॉन्ड ऑर्डिनरी वेयर एंड टियर इज प्रिजर्विंग और केयरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी,
यू आर ऑब्लिगेटेड टू रीएम्बर्स देम। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ अ बेली इनकर्ड अ रीजनेबल एक्सपेंसेस, देखो कौन से एक्सपेंसेस, यहाँ ध्यान रखना, रीजनेबल एक्सपेंसेस, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि मैं जो है मतलब कि हम और एक साइड वापस से हमारा फ्रेंड है, बराबर। अब यहाँ पर हम है और हमारा फ्रेंड, मैंने मेरे फ्रेंड को फॉर एग्जांपल कोई क्लोथ दिया है, या तो फिर आप बोल सकते हो कि आपने आपके फ्रेंड को कोई क्लोथ दिया है पहनने के लिए या समथिंग कोई चीज़ के लिए। तो जब कभी भी आप ये क्लोथ उसको फ्रेंड को देते हो, वो फ्रेंड क्या करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको क्लीनिंग करवाएगा, उसके अंदर अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ का अगर प्रॉब्लम है तो वो स्टिचिंग करवाएगा, अगर उसके अंदर कोई भी फैक्ट है या तो फिर उसके हिसाब से उसने अंदर वहाँ पे उसको लग रहा था कि भाई ये चीज़ तो चेंज होनी चाहिए थी, ये इसने क्यों नहीं करा, या ये फटा हुआ है ये उसने क्यों नहीं सिलवाया, तो वो अगर ये कुछ भी करता है तो ये एट दी एंड जाके ये क्या होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब कि यहाँ पर बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको ये सारी चीज़ों का पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज कि रीजनेबल एक्सपेंस है। रीजनेबल मतलब कि देखो सीधी सी बात है, आपके जो क्लोथ है अगर आप उसको गंदा रख के आपके दोस्त को दोगे तो सीधी सी बात है वो उसको क्लीन करा के ही पहनेगा। नेक्स्ट, अगर कोई चीज़ फटी हुई है तो वो उसको स्टिच करा के ही उसको यूज़ करने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी रीजनेबल एक्सपेंस आपके फ्रेंड ने करे हैं आपके गुड्स के ऊपर, तो उस टाइम पे वहाँ पे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यू आर ऑब्लिगेटेड टू रीएम्बर्स देम, मतलब कि आपको यहाँ पे से रीएम्बर्स करके देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न प्रॉपर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिटर्न प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे वापस से मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले ही हम और हमारे फ्रेंड एक तरफ है। अब यहाँ पर मैंने मेरे फ्रेंड को हाउस रेंट पे दिया है, बराबर है। अब मैंने अगर यहाँ पर इसको हाउस रेंट पे दिया है तो सीधी सी बात है मैंने यहाँ पे इसके साथ एक रेंट एग्रीमेंट भी किया होगा, और रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि दिस हाउस इज फॉर 12 मंथ, 12 महीने के लिए मेरा फ्रेंड इस घर के अंदर रहेगा जो मेरा घर था उसके अंदर, बराबर। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरा फ्रेंड यहाँ पे 3 महीने तक रहा, 3 मंथ तक उसने यहाँ पर क्या करा, स्टे करा मेरे हाउस के अंदर। अब आफ्टर 3 मंथ वो क्या कर रहा है, उसने खुद का घर परचेज कर लिया, 4th मंथ से उसने क्या कर लिया, ओन हाउस परचेज किया है। तो अब यहां पर उसने हमको क्या बोला, बोले कि एक काम करो कि ये एग्रीमेंट को हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको 3 मंथ का रेंट जो है वो तो ऑलरेडी पे कर दिया है, 4 मंथ से अब मैं मेरे खुद के घर में रहने जा रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पर आगे रेंट दूंगा नहीं। ये सीधी सी एक साइकोलॉजिकल बात है कि अगर किसी ने भी घर लिया है तो वो अब नए घर में ही जाएगा, वापस रेंट पे क्यों रहेगा। अब यहाँ पर बारी आती है हमारी। अब वंस द बेलमेंट पर्पस इज फुलफिल्ड and the bailey offers to return the property in its original condition, you must accept it promptly. Unreasonable refuse can expose you to the legal recourse. अब यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने मुझे बोल दिया कि भाई 4 मंथ से अब मैं मेरा घर ले लिया है, मैं उसके अंदर रहने जा रहा हूँ, आप आपका घर वापस से ले सकते हो। आप इसके अंदर देख सकते हो सारी चीज़ जैसी थी वैसी की वैसी है, ओरिजिनल कंडीशन में ये, कुछ भी चीज़ का वहाँ पे ब्रेक हुआ नहीं है या तो फिर कोई भी चीज़ का लॉस हुआ नहीं है। हमने वहाँ पे जाके पूरा का पूरा घर जो है वो चेक कर लिया एक बार, और हमको ये सब चीज़ें पता चल गई कि हाँ भाई पूरा घर जैसा था वैसा का वैसा ही है। बट ये सब करने के बाद भी मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई मेरे को घर 4 मंथ से तुम वापस दे दो। मैं उसको क्या करते जा रहा हूँ, डिले करते जा रहा हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ, बोले कि नहीं यार रह, मेरा ही घर है, अपना ही घर है, चल तू रहेगा तो ये होगा वो होगा, कुछ भी करके मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डिले कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा फ्रेंड जो है अगर वो इस कंडीशन में नहीं है, प्लस अगर वो यहाँ पर चाहता है कि बोले कि भाई मेरे को इस घर के अंदर नहीं रहना है और मैं आपको 1 भी रुपया रेंट नहीं दूंगा आफ्टर 4 मंथ, अगर एग्रीमेंट 12 मंथ का है तो भी, तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, हमारा जो घर है
वो प्रॉम्प्टली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कोई भी अगर वहाँ पे अनरीजनेबल रिफ्यूज़ नहीं है तब तक के लिए, अगर कुछ अनरीजनेबल रिफ्यूज़ वहाँ पर आया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रेंड ने यहाँ पे कुछ गलत किया है, जो भी कुछ है, तब उस केस में कुछ अलग सिनेरियो होगा। बट अगर यहाँ पे हर एक चीज़ ओके है तो आपको यहाँ पर आपका घर वापस लेना पड़ेगा, बिकॉज कि क्या है, बेलमेंट का पर्पस जो था वो वहाँ पे फुलफिल हो चुका है। देन आफ्टर वो आपको वो सारी प्रॉपर्टी रिटर्न करना चाहता है, तो भी आप अगर वापस नहीं ले रहे हो तो आपका फ्रेंड आपके ऊपर वहाँ पे क्लेम कर सकता है, लीगल रिकॉर्ड्स जो अगर वो चाहे वहाँ पे वो ले सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जब कभी भी आप अगर रिटर्न हो रही है आपकी गुड्स, तो एक्सेप्ट ऑफ रिटर्न प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टी रिटर्न हो रही है उसे हमें यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, डिलेइंग द रिटर्न ऑफ द बोरोड इक्विपमेंट बियॉन्ड द एग्रीड अपॉन अ डेट कुड रिजल्ट इनटू द कंपेंसेशन डिमांड फॉर द बेली। अब यहाँ पर क्या है, देखो अगर हम लोग डिले करते जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो हमारा फ्रेंड होगा ना, वो कंपेंसेशन के लिए भी डिमांड कर सकता है इन जस्टिस के सामने जाके। बराबर, क्यों? बिकॉज कि उसको मेंटली हरेसमेंट होगा, तो वो कोई भी चीज़ का कैसे भी करके केस लगा देगा आपके ऊपर, एंड देन आफ्टर यू हैव टू कंपेंसेट दैट पर्टिकुलर डिमांड। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी आपका बेल एग्रीमेंट खत्म हो गया, या तो फिर बेली का पर्पस उस चीज़ को लेके खत्म हो चुका है, तो यू मस्ट हैव टू टेक इट अगेन। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि पोटेंशियल लायबिलिटी क्या क्या होती है हमारी, तो देखो नेग्लिजेंस। अब यहाँ पे नेग्लिजेंस के अंदर मतलब क्या होता है कि एनी ब्रीच ऑफ योर ड्यूटी लीडिंग टू डेंजर और लॉस ऑफ द बेल्ड प्रॉपर्टी कुड रिजल्ट इन लायबिलिटी फॉर द कंपेंसेशन टुवर्ड दी बेली। अब यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज एक जो आपको ध्यान रखने वाली है, वो एनी ब्रीचेस ऑफ योर ड्यूटी। ध्यान रखना, ये आपकी ड्यूटी जितनी भी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपको बेलर को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। हर एक चीज़ आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख देना है, उस पर्टिकुलर नोट के अंदर लिख देना है, एग्रीमेंट के अंदर लिख देना है। अगर उस चीज़ों को लिखते समय आप अगर कोई भी चीज़ भूल चुके हो या तो आपने नहीं लिखा है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि आप अगर आपकी कोई भी ड्यूटी भूलते हो, या तो फिर आप आपके ड्यूटी को ब्रीच कर रहे हो, मतलब कि आप खुद से ट्राई कर रहे हो नहीं बताने का, तो उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी के द्वारा अगर कोई भी डैमेजेस और लॉस होता है, किसका? आपके फ्रेंड का, तो आप उसको कंपेंसेट करने के लिए लायबल हो, आपको उसे कंपेंसेट करना ही पड़ेगा। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताए कि फेलिंग टू वार्न अबाउट द हिडन डिफेक्ट इन द बोरोड मशीन कॉज इट इन ब्रेक कुड मे यू लायबल फॉर रिपेयरिंग दी कॉस्ट। अब यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है उन लोगों ने कि मैंने मेरे फ्रेंड को अगर वहाँ पे कोई मशीन दी है और मैंने उसको ये वार्निंग नहीं दी है कि भाई इसके अंदर कुछ हिडन डिफेक्ट है, अगर आपने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो मशीन टूट जाएगी, और उसको वहाँ पे वो जैसे यूज़ करते हैं नॉर्मल वैसे वो यूज़ कर रहा था और वहाँ से वो टूट गई मशीन। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो रिपेयरिंग का जो भी कॉस्ट होगा वो हम बेयर करेंगे, मतलब कि बेलर यहाँ पे बेयर करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उसे बोला जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब देखो मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब यानी कि यहाँ पर क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन वर्ड से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया आ जाएगा। अब डेलिब्रेट विथ होल्ड क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी और इट्स कंडीशन कैन लीड टू अ लीगल कॉन्सिक्वेंसी। अब आप आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें दबा के रख रहे हो उस प्रॉपर्टी को लेकर जो आपको पर्सनली पता है, तो उस टाइम पर वहां पर क्या हो सकता है, और इट कंडीशन कैन लीड टू अ लीगल कॉन्सिक्वेंसी। आप उसके अंदर लीगल कॉन्सिक्वेंसी में फंस सकते हो इन फ्यूचर जाके। क्यों? बिकॉज कि आपने मिस रिप्रेजेंट किया है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल फ्रॉड चार्जेस ऑल्सो। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा पता है, आपके पोटेंशियल फ्रॉड चार्जेस भी वो लोग इंक्लूड कर देंगे, मतलब कि आपको वहां पे फ्रॉड का जरिया दे दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज कि आपने आपकी जो भी चीज़ थी वो आपने सही से बताई नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है कि फॉल्सली क्लेमिंग अ बोरोड आइटम is in good condition when you know it has hidden damage could be result to the legal action। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर मैं कोई भी चीज़ को फॉल्सली क्लेम करने भी जाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जो मेरा घर था
वो मैंने मेरे फ्रेंड को रहने के लिए दिया था, पहले ही मैंने आपको बताया। अब इस घर के अंदर यहाँ पर अगर छोटा सा डेंट था, वो ऊपर की साइड था, बराबर है, तो वो घर के अंदर रहते टाइम नहीं दिख रहा था, बट कुछ रीज़न की वजह से वो क्या हुआ, वो यहाँ से ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होके वो क्या करा, उसने पूरी की पूरी जो टेरेस थी वो तोड़ दी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाके क्लेम करने जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड के पास कि भाई लाओ, तूने मेरी छत तोड़ दी, अब तुझे पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पे मैं तेरे सामने लीगल एक्शन लूँगा, ये वो। बट मेरा फ्रेंड जो था वो क्या था, थोड़ा सा स्मार्ट था। तो उसने क्या करा, जाते के टाइम पर ही, मतलब कि जिस टाइम उसने घर लिया था उस टाइम पर ही उसने पूरे घर के अंदर से एक पूरा टूर ले लिया, और जहाँ जहाँ पे जो जो भी चीज़ थी ना, उसने वहाँ पे वो रिकॉर्ड कर ली, बराबर है, रिकॉर्ड कर ली, मतलब कि उसने वहाँ पे फ़ोन के अंदर वीडियो, फोटो, समथिंग जो भी है वहाँ पे उसने क्लिक कर लिया। अब जब वापस दे रहा था मेरा फ्रेंड घर मुझे, तब मैं वहाँ पे जाके क्या कर रहा था, मैं उसके सामने क्लेम कर रहा था, बोले कि तूने तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तब उस टाइम पे क्या होगा यहाँ पे कि मेरा फ्रेंड मेरे सामने वहाँ पर हिडन डैमेजेस के लीगल एक्शन ले सकता है। क्यों? बिकॉज कि मैंने उसको ये चीज़ पहले नहीं बताई थी कि यहाँ पर ये जो है ये ब्रेक है ऑलरेडी। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी होता है तो फॉल्सी क्लेम अगर करने आप जाओगे भी, तो भी वहाँ पे अगर जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ओनर है, फ्रेंड है, बेली है, अगर वो चीज़ को लेके वो अवेयर होगा तो वहाँ पे वो आप लोगों के सामने कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है। हिडन डैमेजेस आपका कुछ भी नहीं था जब तक वो रह रहा था, फिर अचानक से कहीं से आ गया, तो इट इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली कि वो आपकी प्रॉपर्टी का पूरा वहाँ पे आफ्टर एग्रीमेंट ध्यान रखे, बराबर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को मैंने जो है वो सारी चीज़ बताई, मतलब कि इसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती है, किसकी, यहाँ पे बेलर की। तो बेलर की क्या क्या ड्यूटी है, बेलर की क्या क्या लाइबिलिटी है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। बेलर मतलब क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। तो इस तरीके से यहाँ पर बेलर की पूरी जर्नी for giving a property, for giving a goods to the friend और to the third person क्या रहती है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच, और इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब।